नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जहां तक हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री में कल क्लास में देख चुके थे, उससे आगे आज देखते हैं। कल हम लोग देख चुके थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, देखने से पहले चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जैसे ही मैं वीडियो आप डालूंगा अपने चैनल पे, वैसे ही आप तक वीडियो तुरंत जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके लिए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें कि समीकरण के दोनों ओर, अभिकारक के ओर और प्रतिफल के ओर, दोनों ओर क्या हो रहा हो कि परमाणुओं की संख्या जो है ना समान हो रहा हो। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। 2HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर देख लीजिए, हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का भी 2 एटम है। और यहाँ प्रोडक्ट साइड में, प्रतिफल में भी देख लीजिए, 2HCl से मल्टीप्लाई, HCl को 2 से पूरा किया हुआ है, तो मतलब 2 × H 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, और Cl से भी हुआ है तो साथ में 2 क्लोरीन एटम। तो इसी को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। मतलब अभिकारक के ओर और प्रतिफल के ओर, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, समान हो रही है। मतलब 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, तो उधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है, आप असंतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जिसमें क्या हो रहा है, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो रहा हो, समान नहीं हो रहा हो, तो उसी को क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये आप देख सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें देखिए, हाइड्रोजन का इधर तो 2 एटम है अभिकारक की तरफ, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, और ऑक्सीजन का भी क्या है, 2 एटम है। बट यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का 2 एटम है प्रतिफल की तरफ, परंतु ऑक्सीजन का मात्र 1 ही एटम है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ऐसा बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों सवाल, दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का तो ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। तो संतुलित करने का एक ही तरीका है, जैसे हम लिख देते हैं H2 + Cl2, तो क्या इसका होगा 2HCl, इसको लिखते हैं ना 2HCl। तो इसमें सबसे पहले जो है संतुलित करने के लिए क्या करना होगा कि बाएं ओर जो है अभिकारक की ओर हमको देखना होगा कि बीच में अगर 2 अभिकारक है तो बीच में प्लस चिन्ह देना है। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या देना है, ये एरो का चिन्ह देना है। उसके बाद अगर प्रतिफल भी अगर 2 हो जाता है, जैसे यहाँ एक प्रोडक्ट है, अगर दूसरा होता तो उसके बीच में प्लस देके कुछ लिखना होता। मान लीजिए अगर ये होता CO2 होता तो ऐसे लिखते। तो ये आपका जो है ध्यान में रखना है कि इसी तरह से संतुलित करने में जो है इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है 2-3 मेथड से इसको जो है ना संतुलित करते हैं। एक तो अनुमान द्वारा जो है, बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद आपका आ जाता है, अनुमान के बाद क्या आ जाता है आपका, जैसे ले सकते हैं आप Mg और HCl, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको जो अगर हम संतुलित करेंगे तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का क्या है, 1 एटम, हाइड्रोजन क्लोराइड देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का इसमें 1 एटम है। इधर भी प्रोडक्ट साइड देखिए, तीर देखे जो है क्या किए हैं, एरो देखे इधर प्रोडक्ट को लिखे हैं। तो मैग्नीशियम का यहाँ 1 एटम, क्लोरीन का यहाँ कितना एटम है, 2 एटम, और हाइड्रोजन का है 2 एटम। तो ये जो है ना, ये संतुलित नहीं है, बट ये इसको इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, पढ़ लीजिए, समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु असंतुलित हैं। तो यहाँ क्या है, ये समीकरण असंतुलित है, क्योंकि मैग्नीशियम का बाईं ओर 1 एटम है और दाईं ओर भी 1 एटम है। क्लोरीन का जो है 1 एटम दिख है, लेकिन यहाँ जो है दाईं ओर क्लोरीन का 2 एटम है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम, यहाँ दाईं ओर 2 एटम है। तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे आ जाएगा कि समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो जैसे हम लोग यही देखते हैं एग्जाम्पल, Fe + H2O,
यहाँ देखिए ये असंतुलित समीकरण है कि ये Fe इधर एक लोहा का ये फेरस का है, इधर देखिए Fe3 है, यहाँ 3 जो है इसका परमाणु है, 3 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन का देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम प्रति अभिकारक साइड और 1 ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए प्रतिफल में ऑक्सीजन का 4 है और हाइड्रोजन का 2 है। जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, Fe जैसे है प्लस H2O है, तो ये क्या बना Fe3O4, Fe3O4 और ये प्लस में क्या हो गया आपका H2 है। तो इसको जब हम लोग संतुलित करेंगे तो संतुलित करने में जो है इसको क्या बनाना है, देखिए यहाँ अगर 3 एटम है फेरस का तो इसको भी 3 बनाना है, इसमें 3 लिख देंगे, 3Fe हो जाएगा। तो अब यहाँ तो Fe3 आ गया प्रोडक्ट साइड भी और यहाँ भी Fe3 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो इसको भी हमको 4 बनाना होगा। इसके लिए आगे में मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो 4 ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, बट यहाँ 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 जो है 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन को हमको इधर भी 8 पुराना, तो इसको भी 4 से कर देंगे। अब है आपका रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। क्या क्या लाभ होता है इसके उपयोग से? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में जब निरूपण होता है तो इसका निरूपण करना क्या है, आसान होता है। इससे जो है समय की भी बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज भी कम। जैसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो ऐसे लिखते हैं CARBONDIOXID। अगर इसको हम जो है रासायनिक संकेत के द्वारा सीधा CO2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कागज भी कम लगा और लिखने में समय भी कम लगा, जगह भी कम लगा। और जो है ये इसकी सहायता से जो है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की जो है ना एक निश्चित मात्रा के निर्माण के आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक, और ये CO2 जो है पूरे विश्व में वैलिड होगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, तो इंडिया में ये पूरे विश्व में ये CO2 वैलिड है कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही होगा। ये सब फायदे हैं इनके। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो है समीकरण के दाईं ओर जो है ना CO2 के बाद ऊष्मा लिखा गया है कि नहीं। और ऊष्माशोषी के लिए जो है ऊष्माशोषी के लिए यहाँ जो है समीकरण के बाईं ओर N2O2 प्लस ऊष्मा दिया गया है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में आपका आ गया नंबर 1 में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो है आपका, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये आपका हो गया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, C कार्बन डाइऑक्साइड और आपका O2 CO2, तो C और O2 ये मिलके क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ बना रहा है। ठीक है, CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग हो रहा है। इस प्रकार के अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 2 तत्व आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ की रचना कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग हो रहा है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर है लोहा और गंधक के बीच संयोग होता है और लोहा और गंधक के बीच जब संयोग होता है तो लोहा और गंधक के बीच संयोग करके क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड ये बना रहा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच यहाँ संयोग हो रहा है तो ये भी बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग हो रहा है। आपका सेकेंड में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से
दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल गुण से के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 यह जब टूट रहा है तो ये क्या कर रहा है, CaCO3 जब टूटता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। जब CaCO3 टूटता है तो CaO प्लस CO2 बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अणु के टूटने से दो या अधिक सरल अणु जो है ना, सरल यौगिक बन रहा है जिनका गुण मूल गुण से क्या हो रहा है, इसका गुण कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग है, मूल गुण से अलग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। वैद्युत अपघटन 3 नंबर में है। वैद्युत अपघटन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो वो अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैसे कैसे होता है। जब 2NaCl इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर ये जो है सोडियम और एनोड पर क्लोरीन बनता है। ठीक है, एनोड पर मुक्त हो जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट, देखिए ये सारा जितना भी है आपका द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन हो रहा है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। एक चीज है विद्युत अपघटन के उपयोग। विद्युत अपघटन से क्या क्या इसका उपयोग होता है, धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण करने में, समझ रहे हैं, धातु को निकालने में, निष्कर्षण करने में। चौथा आपका है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, क्या कर रहा है, जब लोहा और कॉपर सल्फेट दोनों आपस में मिल रहा है, जब लोहे की कांटों को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो क्या हो रहा है, तब लोहा कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि क्या कर रहा है, लोहा ये जब CuSO4 में मिलाया जाता है तो E हो जाता है FeSO4 और FeSO4 होने के बाद ये Cu को, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर देता है। इसको कॉपर को यहाँ से इस Cu4 से कॉपर निकाल के क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ये आपका था। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। क्या होती है, ये हमेशा एक साथ होती है। ये इसको क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रसायन शास्त्र के अध्ययन में इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। चलिए ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व का यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण जिसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है, उससे हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। जैसे कार्बन है, इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो ये CO2 बना रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसका संयोग होकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। और जैसे हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे तो हाइड्रोजन का कैसे निष्कासन होगा, यहाँ देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 4HCl है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक सांद्र HCl है। इसमें जो है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ इसको जब गर्म किया जाता है तो इससे क्या हो रही है, ये क्लोरीन गैस का इससे निष्कासन हो रहा है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, या तो ऑक्सीजन इसमें जुटता है या फिर आपका क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है। ये आपका अभिकरण अभिक्रिया जो है, इसमें जस्ट जो है ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, और अवकरण में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का इसमें निष्कासन होता है। जैसे O2 के साथ जो है, इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का यहाँ संयोग हो रहा है और इससे 2H2O बन रहा है। फिर यहाँ देखिए H2 और Cl2 है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होकर HCl बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है।
और इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन कैसे हो रहा है इसको भी देख लीजिए। जब क्या हो रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कॉपर धातु इससे मुक्त हो रहा है। ठीक है, इससे कॉपर धातु मुक्त हो रहा है और इस अभिक्रिया में CuO जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और इसमें CuO का अवकरण हो रहा है। समझ में आ गया ये ऑक्सीकरण एवं अवकरण। और जब दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है ना अवकरण होता है, ये दोनों प्रक्रिया सदैव साथ होती है। इस कथन को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं आप लोग। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब कॉपर धातु और जल बनते हैं। ये देख सकते हैं, CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड करते हैं और H2O के साथ संयोग करके ये कॉपर धातु और H2O जल बनाता है। आप ऑक्सीकारक एवं अवकारक देख सकते हैं। वो ऑक्सीकरण और अवकरण देख रहे थे और ऑक्सीकारक और अवकारक। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ। समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जब प्राप्त किया तो वो ऑक्सीकृत हुआ। इसके ठीक विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ अवकृत हुआ, मतलब वो अवकृत हो गया, उससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला तो आपका भोजन का पचना है। हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, और इस ऑक्सीकरण के कारण ही जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है और जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य करने में बल प्राप्त होता है। शारीरिक कार्य कर जो भी करते हैं उसमें हमको बल मिलता है। ये आपका जो है फायदा है ऑक्सीकरण का। उसके बाद देखिए, भोजन का दुर्गंधित होना। ठीक है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। हम जानते हैं कि ताजे भोजन जो है गंध एवं स्वाद उसका स्मेल बढ़िया होता है, बट वही जब खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ देते हैं हम लोग तो उसमें दुर्गंध होने लगता है और जिसे हम लोग बासी भोजन भी कहते हैं। और इसके गंध एवं स्वाद जो है एकदम बिल्कुल खराब लगने लगते हैं, अप्रिय लगने लगते हैं। और भोजन के अप्रिय हो जाने के कारण ही जो है यह भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो समझ रहे हैं आप, वायु के साथ ये ऑक्सीकृत हो रहा है जिससे उनके गंध एवं स्वाद बिल्कुल अप्रिय लगने लगते हैं। तो इसको कुछ उपाय के द्वारा दूषित होने से हम लोग बचा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे ऑक्सीडेंट कहते हैं मिला देने से जो है भोजन ऑक्सीकरण रुक जाता है। घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उससे भी ऑक्सीकरण कम किया जा सकता है। और भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण कम कर सकते हैं। ये सब उपाय है ऑक्सीकरण कम करने का। फिर देखिए नंबर 3 में श्वसन की क्रिया। ऑक्सीकरण के अब और अवकरण के इफेक्ट में तीसरा नंबर है श्वसन की क्रिया। श्वसन भी जो करते हैं हम लोग डेली जो सांस ले रहे हैं तो इस क्रिया में जो है वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत हो रहे हैं। ठीक है, और उसके उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारे द्वारा सांस छोड़ने के क्रम में निकल जाती है। फिर चौथा आपका हो गया दहन की क्रिया। तो दहन की क्रिया में आप देख लीजिए हमारे दैनिक जीवन में दहन की क्रियाएं दिखती है। जैसे जलपान के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम, LPG आदि जो भी उपयोग कर रहे हैं, ऑक्सीकरण और पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण अभिकरण की अभिक्रिया होती है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्लास में आगे का वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए स्टडी विथ मनीष चैनल के साथ और ऐसे ही जो है लगातार केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सारे चैप्टर को मैं डील करूँगा और जो है सारा 10th का चैप्टर कंप्लीट करूँगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।